हेलो एवरीवन। आज हम रिवीजन में कवर अप करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कारो 2020। इसमें से इधर एप्लीकेबिलिटी पर या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के ऊपर 4 to 5 मार्क्स का या तो डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन या एक केस स्टडी एग्जाम में आ सकती है। केस स्टडी के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा हैं, बट ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो सकता। तो हमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कारो 2020 टॉपिक को रिवाइज करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कारो 2020 की एप्लीकेबिलिटी को लेकर। कारो 2020 की रिपोर्टिंग एप्लीकेबल है, रिक्वायर्ड है इन केस ऑफ ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज, but in case of few companies auditors are not required to report the matter covered under कारो 2020। कौन सी कंपनीज है वो जहां पर कारो की रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है? नंबर 1 बैंकिंग कंपनी, नंबर 2 इंश्योरेंस कंपनी, नंबर 3 सेक्शन 8 कंपनीज, नंबर 4 1 पर्सन कंपनी, नंबर 5 स्मॉल कंपनी, एंड लास्ट पॉइंट प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडियरी नहीं है एक पब्लिक कंपनी की या होल्डिंग नहीं है एक पब्लिक कंपनी की। दैट मीन्स यदि प्राइवेट ईदर होल्डिंग है या सब्सिडियरी है किसी पब्लिक कंपनी की, देन रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड होगी। बट यदि प्राइवेट कंपनी नीदर अ होल्डिंग नोर अ सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी, रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड नहीं होगी यदि ये तीनों कंडीशंस पूरी होती है। तो कंडीशन नंबर 1, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस का एग्रीगेट 1 करोड़ रुपीस को एक्सीड नहीं करता। टोटल बोरोविंग्स फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1 करोड़ रुपीस को एक्सीड नहीं करती। एंड टोटल रेवेन्यू एज डिस्क्लोज्ड इन द शेड्यूल 3 10 करोड़ रुपीस को एक्सीड नहीं करता। तो इसका मतलब आपको देखना है कि जो प्राइवेट कंपनी है नंबर 1, क्या वो होल्डिंग या सब्सिडियरी है किसी पब्लिक कंपनी की? जवाब आया हां, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन यदि नॉट अ होल्डिंग और सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी, ना होल्डिंग है ना सब्सिडियरी है पब्लिक की, तो आपको 3 कंडीशंस चेक करनी है। 3 कंडीशन। पहली कंडीशन है पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ से नीचे। दूसरी कंडीशन है बोरोविंग्स फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1 करोड़ तक, एंड टोटल रेवेन्यू 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है। यदि ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाती है तो कोई रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है। बट यदि तीनों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होती, इसका मतलब पेड अप कैपिटल 1 करोड़ से ऊपर चला गया, या और बोरोविंग 1 करोड़ रुपीज से ऊपर है, और टोटल रेवेन्यू 10 करोड़ रुपीज से ऊपर है, तो ऐसे केस के अंदर कारो की रिपोर्टिंग अप्लाई होगी। नाउ अब यहां पर एक और हमारे सामने पॉइंट आ जाता है, एंड दैट इज स्मॉल कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जब हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली कंसीडर करके चलते हैं तो एक और प्रॉब्लम आ जाती है, और वो क्या है? एक कंपनी को हम स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में लाएंगे यदि ये कंपनी पब्लिक नहीं है, इसका मतलब प्राइवेट है, जिसकी पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं है एंड टर्नओवर 40 करोड़ रुपीज से ज्यादा नहीं है एज पर लास्ट P&L अकाउंट। तो यदि मान लेते हैं एक प्राइवेट कंपनी, इसकी पेड अप कैपिटल लेस देन 4 करोड़ रुपीस है, प्लस इसकी टर्नओवर एज पर लास्ट P&L अकाउंट 40 करोड़ रुपीस से कम है, ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, तो इस प्राइवेट कंपनी को क्या नाम दे दिया जाएगा? स्मॉल कंपनी का नाम दे दिया जाएगा। And once a company is classified as a small company, irrespective of these 3 conditions, CARO will not be applicable.
तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अ कंपनी इफ कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी, it will remain exempted from the applicability of the order even if it fall under any of the criteria specified for private company। मतलब मान लीजिए पेड अप कैपिटल 4 करोड़ रुपए से नीचे है, टर्नओवर 40 करोड़ रुपए से नीचे है और बोरोविंग 1.5 करोड़ रुपीस है। बोरोविंग 1.5 करोड़ रुपीस है। तो यदि मैं स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन को नहीं देखता हूं तो मैं कहता हूं क्योंकि पेड अप कैपिटल, मान लीजिए पेड अप कैपिटल है सिर्फ 0.7 करोड़, टर्नओवर है 8 करोड़। पेड अप कैपिटल मैंने 1 करोड़ से नीचे कर दी है, टर्नओवर मैंने 10 करोड़ से नीचे कर दी है। 1 करोड़ वैसे ही 4 करोड़ से नीचे है, 10 करोड़ वैसे ही 40 करोड़ से नीचे है, लेकिन मैंने बोरोविंग कहा 1 करोड़ से ज्यादा है। यदि मैं स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन अप्लाई नहीं करता तो इस केस में क्या होगा, कारो एप्लीकेबल होगा बेस्ड अपॉन द सेटिस्फेक्शन ऑफ बोरोविंग मोर देन 1 करोड़ रुपीस। लेकिन यदि मैं एट द सेम टाइम स्मॉल कंपनी के क्राइटेरिया को यहां पर चेक कर लूं, पेड अप कैपिटल 1 करोड़ रुपए से ऊपर जा रही है लेकिन 4 करोड़ से नीचे है, टर्नओवर 40 करोड़ से नीचे है, दिस कंपनी इज ए स्मॉल कंपनी एंड वंस अ कंपनी इज क्लासिफाइड एज ए स्मॉल कंपनी देन कारो विल नॉट बी एप्लीकेबल इवन इफ बोरोविंग इज मोर देन 1 करोड़ रुपीस। बोरोविंग 1 करोड़ से ज्यादा है बट वंस अ कंपनी इज क्लासिफाइड एज ए स्मॉल कंपनी देन इररिस्पेक्टिव बोरोविंग क्या है, कारो विल नॉट बी एप्लीकेबल। इसके अलावा कारो not apply over the audit report on consolidated financial statement except para 3 clause 21। para 3 clause 21 जहां पर ऑडिटर रिपोर्ट करता है whether there have been any qualification or adverse remarks, किसके ऊपर, by the respective auditors in Caro report of the companies included in consolidated financial statement। consolidated financial statement में होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर सबकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट किया जाता है। तो किसी भी एंटिटी की स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कारो की रिपोर्टिंग के अंदर क्या किसी रिस्पेक्टिव ऑडिटर ने कोई एडवर्स या क्वालिफाइड रिमार्क दिया है? यदि हां तो ऑडिटर को, जो ऑडिटर किसका है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर है, उसको अपनी रिपोर्ट में बताना है उस कंपनी का नाम और कौन से पैरा नंबर है जिसके अंदर ऑडिटर ने क्वालिफाइड रिमार्क दिया है। अदरवाइज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट के साथ कारो 2020 की रिपोर्ट नहीं लगती एक्सेप्ट फॉर पैरा 3 क्लॉज 21। यदि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिन जिन एंटिटीज की बनाई गई है उनमें से किसी भी एंटिटी के ऑडिटर ने स्टैंड अलोन ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर यदि कारो के किसी मैटर पर क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क दिया है, देन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना है उस कंपनी की डिटेल और वो पैरा नंबर जिसके अंदर क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क दिया गया है। अदरवाइज क्या कारो एप्लीकेबल नहीं होगा इन केस ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की 3 कंडीशंस को चेक करते हैं तो पेड अप कैपिटल के अंदर इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस दोनों को कंसीडर किया जाएगा। रिजर्व्स के अंदर सारी तरह के रिजर्व्स को कंसीडर किया जाएगा इंक्लूडिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हम बोरोविंग की बात करेंगे तो सारी तरह के लोन, चाहे वो सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, वर्किंग कैपिटल के लिए है या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फंडिंग के लिए है, सारे लोन्स के आउटस्टैंडिंग अमाउंट को कंसीडर किया जाएगा और लोन किस किस के, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एनबीएफसी को भी इंक्लूड किया जाता है। जब हम रेवेन्यू का
क्राइटेरिया चेक करते हैं। रेवेन्यू इंक्लूड्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एज वेल एज अदर इनकम। तो ये तो बात हो गई एज टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो 2020। अब बात करते हैं कौन से मैटर हैं जिनकी रिपोर्टिंग कारो 2020 के अंदर करनी है। आप सबको याद है पैरा 3 के अंदर टोटल 21 क्लॉजेज हैं, जिसमें से क्लॉज नंबर 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रेफरेंस में अप्लाई होगा। अब बाकी बच गए हमारे 20 क्लॉजेज, तो उन 20 क्लॉजेज को एक एक करके जल्दी से रिवाइज करते हैं। पैरा 3 क्लॉज 1, इट इज इन रिलेशन टू फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के रिलेशन में, जिसको आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट्स, क्या प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं? क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स की वेयर एवर रिक्वायर्ड फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट की गई है एट द रीजनेबल इंटरवल बाय द मैनेजमेंट? क्या इन फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान किसी भी तरह की मटेरियल डिस्क्रिपेंसी को नोटिस किया गया है? और यदि किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी नोटिस हुई है, क्या उसको प्रॉपरली डील किया गया है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? क्या immovable properties की title deeds they are in the name of the company? If not, provide the details. Next, whether the company has revalued its property, plant or equipment or intangible assets or both during the year? Revaluation का point आ गया। And यदि revaluation हुई है based upon the valuation of a registered valuer, यदि रिवैल्यूएशन के अंदर चेंज 10% या उससे ज्यादा है इन एग्रीगेट ऑफ द नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट, उसकी डिटेल देनी है। तो ये थ्रेशोल्ड याद रखिएगा, इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है। और क्या कोई प्रोसीडिंग्स कंपनी के अगेंस्ट इनिशिएट हुई थी जो पेंडिंग है अंडर द बेनामी ट्रांसैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी? एंड क्या कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसके एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स अवेलेबल करवाए हैं या नहीं करवाए हैं? तो यहां पर जो इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट ऑडिटर को मैटर्स रिपोर्ट करने हैं, वो क्या क्या है? पहला मैटर है, क्या कंपनी ने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए? नंबर 2, वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन हैज बीन कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट एट द रीजनेबल इंटरवल, एंड ड्यूरिंग दैट फिजिकल वेरिफिकेशन वेदर एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी इज नोटिस्ड, एंड इफ सो वेदर दैट डिस्क्रिपेंसी इज प्रॉपरली डील विद इन द बुक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर केस स्टडीज बन सकती है। Whether title deed of the immovable properties are held in the name of the company? If not, provide the detail. Next, whether the company has revalued its property, plant, equipment or intangible assets during the year? If yes, whether जो revaluation है that is based upon the valuation by a registered valuer, and specify the amount of change, यदि change 10% या उससे ज्यादा है इन द नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट वन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, whether any proceedings has been initiated or are pending against the company for holding any benami property under the provisions of Benami Transactions Prohibition Act 1988 and its rule, and whether the company has appropriately disclosed the property in the financial statements. तो ये था हमारा पैरा 3 क्लॉज नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, पैरा 3 क्लॉज नंबर 2, inventories, equally important clause. First point, whether physical verification has been conducted at the reasonable intervals by the management, whether the coverage and the procedure for verification by management is appropriate, and क्या उस फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी that is 10% or more
in the aggregate value of each class of inventories were noticed? और यदि हां, whether that discrepancy has been properly dealt with in the books of account. तो यदि हम इस क्लॉज को प्रीवियस क्लॉज से कंपेयर करते हैं, वहां पर भी ऐसे सिमिलर प्रोविजन थे। क्या ड्यूरिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी वाज नोटिस्ड, एंड इफ दैट मटेरियल डिस्क्रिपेंसी वाज नोटिस्ड वेदर इट हैज बीन प्रॉपर्ली डील विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन जब हम इन्वेंट्री के अंदर बात करते हैं तो फिजिकल वेरिफिकेशन की मटेरियल डिस्क्रिपेंसी की एक थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है कि जो मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है दैट इज 10% or more of the aggregate value of each class of the inventory. If yes, then whether it is properly deal within the books of account or not, we have to report. और इसके अलावा यदि कंपनी की वर्किंग कैपिटल लिमिट 5 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की सैंक्शन है बाय एनी बैंक, then whether the quarterly returns or the statements filed by the company with the concerned bank or financial institution जहां से ये वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन है, जिसके थ्रू ड्रॉइंग पावर डिटरमिन की जाती है बाय द बैंक्स कि आपको वर्किंग कैपिटल लिमिट दी गई है और उसके लिए आपको क्वार्टरली बेसिस के ऊपर अपनी स्टॉक स्टेटमेंट्स या फिर डेटर स्टेटमेंट जिसके अगेंस्ट आपको ये लिमिट सैंक्शन की गई है वो फाइल करनी होती है। आइडिया है ना इस चीज का कि जैसे कैश क्रेडिट है, बैंक ओवरड्राफ्ट की लिमिट है, इन्वेंट्री के अगेंस्ट या बुक डेट के अगेंस्ट मिलती हैं, बैंक ऑडिट के चैप्टर में पढ़ा था हमने। तो नाउ वही चीज यहां पर आ रही है, यदि वर्किंग कैपिटल लिमिट इज बीइंग सैंक्शन्ड बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री आ गई या बुक डेट्स आ गए और वो वर्किंग कैपिटल लिमिट 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, तो आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट्स देनी होंगी एज टू वैल्यू ऑफ द करंट एसेट्स। तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि जो ये क्वार्टरली स्टेटमेंट्स या रिटर्न्स फाइल की गई हैं किसके पास, विद द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने ये लिमिट सैंक्शन कर रखी है, क्या ये स्टेटमेंट्स या रिटर्न एग्री करती है विद द बैलेंसेस एज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, एंड इफ नॉट गिव द डिटेल्स देयर, डिटेल दीजिए। तो ये बात हो गई हमारी इन्वेंट्री की पैरा 3 क्लॉज नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। पैरा 3 क्लॉज नंबर 3 ये बात करता है इन्वेस्टमेंट गारंटी, सिक्योरिटी, लोन और एडवांसेस की। क्या कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है कहीं और? क्या कंपनी ने किसी पर्सन के लोन के लिए कोई गारंटी दी है? क्या पर्सन ने कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की है किसी पर्सन के लोन के लिए? क्या कंपनी ने किसी दूसरे पर्सन को लोन दिया है? इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी या लोन और एडवांस, उसके रिलेशन में अब हमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जो पैरा 3 क्लॉज 3 के अंदर रिपोर्ट करने होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो ये बताइए क्या कंपनी ने ऐसा कुछ किया भी है? whether company has made any investment or provide any guarantee or security or granted any loan or advance in the nature of loan, whether secured or unsecured, किसको? किसी दूसरी कंपनी को और किसी दूसरी फर्म को या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को और अदर पार्टीज। जैसे ही अदर पार्टी लिखा इसका मतलब सारी एंटिटीज को। क्या कहीं पर भी इन्वेस्ट किया, किसी के लोन की गारंटी दी, किसी के लोन के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, किसी को भी लोन दिया? यदि हां, देन नंबर 1, इन रिलेशन टू लोन और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन और एनी गारंटी और सिक्योरिटी टू एनी अदर एंटिटी। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही, लोन की, एडवांस की, गारंटी की, सिक्योरिटी की। आपको मेंशन करना है एग्रीगेट अमाउंट जो आपने दिया है लोन का, इन्वेस्ट या सिक्योरिटी का, गारंटी का, एंड बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट डेट विद रिस्पेक्ट टू सच लोन्स, एडवांस, गारंटी और सिक्योरिटी। किसका? सब्सिडियरीज, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट्स। सब्सिडियरीज, एसोसिएट्स, ज्वाइंट वेंचर।
एग्रीगेट अमाउंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज एट द बैलेंस शीट डेट विद रिस्पेक्ट टू लोन, एडवांसेस, गारंटी, सिक्योरिटी, किसका? पार्टीज अदर देन एसोसिएट, सब्सिडियरीज, ज्वाइंट वेंचर, टू अदर पार्टीज। तो पहला सब क्लॉज कहता है लोन, एडवांस, गारंटी, सिक्योरिटी, इसको दिया है दो चीजें बता दो। क्या? एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर वो बता दीजिए, एंड नंबर दो पर आपको बताना है बैलेंस आउटस्टैंडिंग एज एट द बैलेंस शीट डेट। दो पार्ट में उसको भी डिवाइड करके चलना है, सब्सिडियरीज, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर्स के केस में एंड अदर पार्टीज के केस में। अब बात आ गई इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, लोन्स एंड एडवांस, सभी के केस में जिन शर्तों पर ये इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, लोन दिए गए हैं, क्या वो कंपनी के प्रीजुडिशियल हैं या नहीं? वेदर द इन्वेस्टमेंट मेड्स, गारंटी प्रोवाइडेड, सिक्योरिटी गिवन and the terms and conditions of the loan or advance in the nature of loan and guarantee provided are not prejudicial to the interests of the company। अब तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट है इन रिलेशन टू लोन एंड एडवांसेस के रेफरेंस में, सिर्फ इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन एंड एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन, क्या शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रीपेमेंट किसकी? प्रिंसिपल अमाउंट की, और इसके साथ साथ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, क्या टर्म्स बताई गई हैं कब अमाउंट रीपेड करना है प्रिंसिपल का, एंड हाउ द इंटरेस्ट इज पेड, वेदर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, और क्या रीपेमेंट रेगुलर भी है या नहीं है। एंड यदि रीपेमेंट्स रेगुलर नहीं है, इसका मतलब ओवरड्यू है, तो बताओ टोटल अमाउंट ओवरड्यू फॉर अ पीरियड मोर देन 90 डेज। साथ साथ बताइए वेदर द कंपनी हैज टेकन रीजनेबल स्टेप्स फॉर द रिकवरी, वेदर द रीजनेबल स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द कंपनी फॉर द रिकवरी ऑफ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट। अगला पॉइंट, वेदर एनी लोन और एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन ग्रांटेड दैट हैज फॉलन ड्यू ड्यूरिंग द ईयर, आपने उसको रिन्यू किया है क्या, एक्सटेंड किया है उसका टाइम पीरियड, या इस लोन को सेट ऑफ करने के लिए आपने कोई नया लोन दे दिया है। फ्रेश लोन ग्रांटेड टू सेटल द ओवर ड्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लोन गिवन टू सेम पार्टीज, यदि हां तो बताइए क्या एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच ड्यूज जिनको रिन्यू किया गया है, एक्सटेंड किया गया है या सेटल्ड किया गया है बाय द फ्रेश लोन, एंड परसेंटेज, इस लोन की परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट टू टोटल लोन और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर। कई बार होता है ना कि जब एक पर्सन पैसे नहीं दे पा रहा होता है तो हम उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर देते हैं, या पुराने लोन को खत्म करके हम नया लोन दे देते हैं उसको, या फिर उसी लोन को रिन्यू कर देते हैं। तो वेदर कोई लोन या एडवांस रिन्यू किया या उसको एक्सटेंड किया या पुराने लोन को सेटल करके नया लोन दे दिया गया, यदि ऐसा है तो हमें बताना है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच ड्यूज जिनको रिन्यू किया गया, एक्सटेंड किया गया या सेटल्ड किया गया बाय फ्रेश लोन, एंड परसेंटेज देयर ऑफ टू टोटल लोन्स। नेक्स्ट, whether the company has granted any loan or advance in the nature of loan that is either repayable on demand without specifying the terms of repayment, यदि हां तो बताइए एग्रीगेट अमाउंट कितना है एंड परसेंटेज टू टोटल लोन्स ग्रांटेड। एग्रीगेट लोन ग्रांटेड टू प्रमोटर्स रिलेटेड पार्टीज। तो ये 6 रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें आप देखेंगे जो पहली रिक्वायरमेंट है दैट इज इन रिलेशन टू
लोन्स, एडवांस, गारंटी, सिक्योरिटी। आगे के क्लॉज नंबर सी, डी, ई, एफ ये आ जाते हैं लोन एंड एडवांसेस के ऊपर, और जो क्लॉज नंबर बी है वो सबके ऊपर है, इन्वेस्टमेंट्स पर भी, गारंटी पर भी, सिक्योरिटी पर भी, लोन एंड एडवांस के ऊपर भी। कौन सा क्लॉज? वेदर द investment made, guarantee given, security provided or the loan or advance in the nature of loan की terms and conditions, they are not prejudicial to the interests of the company। कंपनी के प्रीजुडाइज नहीं होनी चाहिए, कंपनी के हितों के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। ये तो पर्टिकुलरली सबके ऊपर एप्लीकेबल होगी। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं अब आपको इस क्लॉज को दूसरे तरीके से करा रहा हूं कि सबसे पहले तो उसकी बात करते हैं जो सारी ट्रांजैक्शंस पर, चाहे इन्वेस्टमेंट है, गारंटी है, सिक्योरिटी है, लोन है, एडवांस है, सब पर एप्लीकेबल होता है। तो इसमें आता है हमारा सब क्लॉज बी, वेदर द इन्वेस्टमेंट मेड, गारंटी गिवन, सिक्योरिटी प्रोवाइडेड एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लोन एंड एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन प्रोवाइडेड आर नॉट प्रीजुडाइज टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। अब मैं चलता हूं इससे कम पर। इससे कम में सबसे पहले हटती हैं इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स हट गई, बचा क्या? गारंटी, सिक्योरिटी, लोन और एडवांस। उसके केस में मेरे को दो चीजें बतानी होती हैं, एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंड बैलेंस आउटस्टैंडिंग एज एट द एंड ऑफ द ईयर। उसको दो पार्ट में ब्रेकअप करके चलना है, इन रिलेशन टू सब्सिडियरीज, एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर एंड इन रिलेशन टू अदर पार्टीज। ये आ जाता है हमारा सब क्लॉज ए में। अब इसमें से क्या हटेगा? अब इसमें से गारंटी भी हट जाएगी, सिक्योरिटी भी हट जाएगी, और बचेगा क्या? लोन एंड एडवांस। इसके रिलेशन में चार स्पेसिफिक पॉइंट अलग से हैं। और पहला पॉइंट है क्या? रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस स्टिपुलेट की गई हैं और रीपेमेंट उसी के हिसाब से आ रही है या नहीं आ रही। यदि अमाउंट ओवर ड्यू है, देन टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड मोर देन 90 days नीड्स टू बी रिपोर्टेड, एंड whether the reasonable steps for the recovery has been taken or not। फिर बात आ जाती है कि लोन एंड एडवांस दैट फॉलन ड्यू ड्यूरिंग द ईयर, क्या उनको रिन्यू किया गया, एक्सटेंड किया गया, सेटल किया गया बाय फ्रेश लोन? यदि ऐसा हुआ है, इन दैट केस फिर हमें क्या बताना है? एग्रीगेट अमाउंट हमें बताना है ऐसे लोन का जो रिन्यू हुए हैं, सेटल्ड हुए हैं या फिर एक्सटेंड हुए हैं, और उनकी परसेंटेज टू टोटल अमाउंट। और फिर लास्ट क्लॉज आ जाता है, क्या ऐसे कोई लोन दिए गए हैं जहां पर रीपेमेंट्स ऑफ सच लोन एंड एडवांसेस वर ऑन डिमांड बेसिस, या जिनका रीपेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बताई गई, तो उसके रिलेशन में हमें बताना होता है एग्रीगेट अमाउंट, उनकी परसेंटेज टू टोटल लोन, एंड एग्रीगेट अमाउंट गिवन टू प्रमोटर एंड द रिलेटेड पार्टीज। तो सबसे पहले क्लॉज बी सारी ट्रांजैक्शन के लिए, फिर सब क्लॉज ए जिसमें से इन्वेस्टमेंट हट जाएंगी, फिर सब क्लॉज सी, डी, ई, एफ जिसमें से गारंटी, सिक्योरिटी भी हट जाएंगे। नेक्स्ट, पैरा 3 क्लॉज नंबर 4, वेदर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 185 एंड 186 in respect of loans, investment, guarantee, security कंप्लाई हुए हैं या नहीं हुए? यदि नहीं, इनकी डिटेल दे दो। इफ नॉट, प्रोवाइड द डिटेल्स। पब्लिक डिपॉजिट्स, वेदर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज एक्सेप्टेड द पब्लिक डिपॉजिट्स, यदि हां, देन वेदर द प्रोविजंस एज कवर्ड अंडर सेक्शन 73 to 76 and the directives issued by the RBI are being complied with, यदि नहीं तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन बताइए। एंड इसके साथ साथ वेदर एनी ऑर्डर पास्ड बाय कंपनी लॉ बोर्ड, RBI, कोर्ट, ट्राइब्यूनल, वेदर कंप्लाइड विथ और नॉट। नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स, पैरा 3 सब क्लॉज
6, para 3 clause 6, sorry, para 3 clause 6, whether company is required to maintain cost records under the provisions of section 148 subsection 1, यदि हाँ, whether cost records and accounts are being made and maintained or not. फिर पैरा 3 क्लॉज नंबर 7, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, स्टैट्यूटरी ड्यूज, वेदर अनडिस्प्यूटेड जीएसटी, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम, एक्साइज, वैट, सेस, अदर, वेदर पेड रेगुलरली और नॉट, और यदि नहीं, टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड मोर देन 6 months as on the balance sheet date needs to be stated. In relation to any disputed statutory dues, यदि ऊपर वाले पॉइंट में जितने भी से स्टैट्यूटरी ड्यूज बताए गए, चाहे वो जीएसटी है, प्रोविडेंट फंड है, ईएसआई है, या सर्विस टैक्स है, सेल टैक्स है कोई पुराना, एक्साइज ड्यूटी है, वैट है, सेस है, या कोई भी एनी अदर डिस्प्यूट है, तो हमें दो चीजें बतानी है, कितना अमाउंट अंडर डिस्प्यूट है एंड द फॉरम वेयर सच डिस्प्यूट इज पेंडिंग, फॉरम वेयर द सच डिस्प्यूट इज पेंडिंग. पैरा 3 क्लॉज नंबर 8, अनरिकॉर्डेड इनकम, एनी इनकम दैट इज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या उसको ड्यूरिंग द ईयर सरेंडर किया गया है या डिस्क्लोज किया गया है एज द इनकम ड्यूरिंग टैक्स असेसमेंट under the provisions of Income Tax Act 1961? यदि हां, तो क्या उस प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम को, जिसको टैक्स असेसमेंट के दौरान सरेंडर किया गया या डिस्क्लोज किया गया, आपने उसको बुक्स में प्रॉपरली रिकॉर्ड किया या नहीं किया, अनरिकॉर्डेड इनकम के रिलेशन में. नेक्स्ट पैरा 3 क्लॉज 9, रीपेमेंट ऑफ ड्यूज, इंपॉर्टेंट क्लॉज है. क्या कंपनी ने डिफॉल्ट किया है किस चीज में? इन रीपेमेंट ऑफ लोन और अदर बोरोविंग, या इन लोन और बोरोविंग्स के ऊपर किसी भी तरह के इंटरेस्ट की पेमेंट में. यदि कंपनी का कोई डिफॉल्ट है, देन कितने पीरियड का डिफॉल्ट है एंड द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इज टू बी रिपोर्टेड. क्या कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया गया है बाय एनी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अदर लेंडर? वेदर द टर्म लोन्स, जिन पर्पस के लिए कंपनी ने लोन लिया था किसी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जिस पर्पस के लिए टर्म लोन लिया गया था उसी पर्पस के लिए अप्लाई किया गया. यदि नहीं, कितना अमाउंट और लोन का है जिसको डाइवर्ट किया गया है एंड द पर्पस जिसके लिए इस लोन को मिस यूटिलाइज किया गया है. वेदर द फंड्स जिनको रेज किया गया था शॉर्ट टर्म बेसिस पर, फॉर एग्जांपल वर्किंग कैपिटल, यूज किए गए हैं लॉन्ग टर्म के लिए फॉर बाइंग एनी बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी. फंड्स रेज्ड ऑन short term basis utilized for long term purpose, यदि हां, nature of loan and amount utilized for long term purpose is to be indicated. Whether company has taken any funds on account of or to meet the obligations of subsidiaries, associate or joint venture, यदि हां, nature of transaction and amount is to be stated. Whether the company has raised loan during the year on the pledge of securities held in, securities कहां पर? held in subsidiary, joint venture, associate. यदि ऐसा है उसकी भी डिटेल दे दो और बताइए क्या कंपनी ने इन लोन्स की रीपेमेंट में किसी तरह का कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया है. तो ये था हमारा पैरा 3 क्लॉज नंबर 9 एज टू रीपेमेंट ऑफ ड्यूज. मैं एक बार वापस
इन चीजों को दोबारा से एक बार तो रिवाइज किया ही है, एक बार और जल्दी से बहुत ही स्पीड में मेन पॉइंट्स के को रिवाइज कर रहे हैं। पैरा 3 क्लॉज नंबर 1 फिक्स असेट्स का या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का किस चीजों की बात करता है? वेदर प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन एट रीजनेबल इंटरवल बाय मैनेजमेंट कंडक्ट की गई, क्या उस फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान किसी भी तरह की मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नोटिस की गई, वेदर इन रिलेशन टू द इमूवेबल प्रॉपर्टीज टाइटल डीड आर हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, in a relation to property plant or equipment including intangible assets whether they have been revalued during the year, और यदि रिवैल्यूएशन के कारण इन वैल्यू में कोई चेंज आया है, क्या वो चेंज 10% या उससे ज्यादा का है in the net carrying value of the asset that needs to be disclosed, and at the same time it is to be reported whether the valuation is being carried out by the registered valuer, and whether any proceedings are being initiated or pending against the company for holding any बेनामी प्रॉपर्टी। ये एक इंपॉर्टेंट क्लॉज था हमारा। इन्वेंट्रीज में फिर फिजिकल वेरिफिकेशन का पॉइंट, फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद डिस्क्रिपेंसी यदि 10% या उससे ज्यादा की मिलती है, वर्किंग कैपिटल लिमिट 5 करोड़ रुपीस की है, तो क्वार्टरली रिटर्न और स्टेटमेंट्स क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करती हैं। पैरा 3 क्लॉज 3 में इन्वेस्टमेंट्स की, गारंटी की, सिक्योरिटी की, लोन और एडवांस की बात कर रहे हैं। क्या लोन, एडवांस, सिक्योरिटी, सबसे पहले हमें चेक करना है क्या वो प्रीजुडिशियल तो नहीं है कंपनी के अगेंस्ट, नंबर 2। फिर इन्वेस्टमेंट को छोड़ दीजिए, लोन, एडवांस, गारंटी, सिक्योरिटी, उसका एक ब्रेकअप दे दीजिए, कितना अमाउंट सब्सिडियरीज, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर के रिलेशन में है और कितना अदर पार्टीज के रिलेशन में है। दो चीजें, एग्रीगेट अमाउंट एंड द बैलेंस आउटस्टैंडिंग, सब्सिडियरी, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट्स एंड अदर पार्टीज का। फिर लोन एंड एडवांसेस, उनका शेड्यूल ऑफ रिपेमेंट बताया गया है, प्रिंसिपल का एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का, क्या उसके हिसाब से रीपेमेंट्स जो है वो रेगुलर चल रही है। यदि रीपेमेंट्स रेगुलर नहीं है तो ओवरड्यू अमाउंट फॉर अ पीरियड मोर देन 90 डेज इज टू बी स्टेटेड, एंड वेदर रीजनेबल स्टेप्स फॉर द रिकवरी हैज बीन इनिशिएटेड बाय द कंपनी। लोन एंड एडवांस जिनको ड्यूरिंग द ईयर पे करना था, क्या रिन्यू करे गए, एक्सटेंड किए गए, फ्रेश लोन दिए गए टू सेटल द एग्जिस्टिंग लोन। यदि ऐसा है तो नए लोन के एग्रीगेट अमाउंट, उनकी परसेंटेज टू द एग्रीगेट ऑफ टोटल लोन्स बताई जाए। कंपनी ने कोई लोन या एडवांस दिया है दैट इज रीपेएबल ऑन डिमांड और विदाउट एनी टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, तो उसकी डिटेल्स हमें प्रोवाइड करनी है। पैरा 3 क्लॉज 4 185, 186 का कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो डिटेल दे दो। पब्लिक डिपॉजिट्स, आरबीआई के डायरेक्टिव 73 to 76 का कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ, कॉन्ट्रावेंशन की डिटेल दे दीजिए। सीएलबी का ऑर्डर, आरबीआई कोर्ट और ट्राइब्यूनल का ऑर्डर पास हुआ, वेदर कंप्लाइड विद और नो। क्या कंपनी 148(1) में कवर होती है, कवर होती है तो क्या उसने कॉस्ट अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को बनाया है या नहीं बनाया। इन रिलेशन टू अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, किसी भी तरह का क्या कंपनी रेगुलर है, रेगुलर नहीं है तो बैलेंस आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड मोर देन 6 months ऑन बैलेंस शीट डेट। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, दो चीजें, अमाउंट एंड फोरम वेयर द डिस्प्यूट इज पेंडिंग। अनरिकॉर्डेड इनकम, क्या ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कोई अनरिकॉर्डेड इनकम को सरेंडर किया है या डिस्क्लोज किया है इन एनी इनकम टैक्स असेसमेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। और क्या जो प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम थी उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में अब रिकॉर्ड कर लिया गया या नहीं किया गया। रीपेमेंट ऑफ लोन, क्या कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, यदि हां तो पीरियड एंड अमाउंट। क्या कंपनी इज अ विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर्ड बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अदर लेंडर। टर्म लोन वर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच द लोन वर ऑब्टेन्ड, एंड इफ नॉट, अमाउंट एंड द पर्पस फॉर विच द लोन वर एक्चुअली यूज्ड। Fund raised on short term applied for long term, if yes, nature and amount is to be indicated. कंपनी ने फंड्स लिए हैं टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ सब्सिडियरीज, एसोसिएट्स और ज्वाइंट वेंचर।
यदि हां, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड अमाउंट। क्या कंपनी ने लोन रेज किया है अगेंस्ट द प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन द इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड इन द सब्सिडियरी ज्वाइंट वेंचर्स और एसोसिएट्स? यदि हां, उसकी डिटेल एंड एनी डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ सच लोन। तो ये थे हमारे पैरा 3 सब क्लॉज 1 से लेकर क्लॉज नंबर 9 तक। इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। जो बचे हुए हमारे क्लॉजेस हैं पैरा 3 10 से लेकर के पैरा 3 क्लॉज 21 तक, उसको मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप कंटिन्यूटी में देखना चाहें तो इसके बाद का सेशन कंटिन्यूटी में देख लीजिएगा, और आपको देखना ही चाहिए। मैं थोड़ा तेज बोल रहा था तो मुझे 5 से 7 मिनट का रेस्ट चाहिए, दैट्स व्हाई मैं इस वीडियो को अभी स्टॉप कर रहा हूं और रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।